Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Chaliye, let's have a look at the question of the day. The question is of the topic fluid, and the question says a cylindrical vessel of height h and radius a is 2/3 with liquid. It is rotated with constant angular velocity omega about its axis, which is vertical. Neglecting any surface tension effects, find an expression for the greatest angular velocity of rotation, capital omega, for which the liquid does not spill over the edge of the vessel. All right. चलिए, ये तो आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से फ्लूइड को हम लोग घुमाएं इसकी एक्सिस के अबाउट, तो उसका शेप कैसा हो जाता है? पैराबोलॉइड हो जाता है। मैं यहाँ पर डिराइव भी कर दूंगा, पर जो शेप है उसका नाम एक्चुअली होता है पैराबोलॉइड। ठीक है, तो यहां पर मैं कोई भी मान लीजिए पॉइंट ले रहा हूं, स्मॉल आर कॉमा स्मॉल जेड। यहां पर मैंने सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है, मतलब कि यहां पर आर क्या एक तरीके से इस पॉइंट की रेडियल डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या कह रहा हूं? रेडियल डिस्टेंस। और मैंने ओरिजिन एक तरीके से यहां पर ले लिया है ना, बिल्कुल यहां पर। तो यहां से ये कितना ऊपर है? जेड ऊपर है, तो इसीलिए इस पॉइंट का नाम मैंने कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोल दिया? स्मॉल आर कॉमा स्मॉल जेड। अब मुझे ये कंफर्म है कि ये जो शेप है ना, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? पैराबोलॉइड कह रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से बनी है such that कि when the vessel is rotating, the free surface of the liquid must be an equipotential surface for the system. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये equipotential surface नहीं होती तो क्या होता? The energy of the system could be lowered by changing the surface profile. वो किसी और शेप को एक्वायर कर लेती जिस शेप में क्या होता, इस पूरी सिस्टम की एनर्जी को और कम किया जा सकता था। करेक्ट है। तो अब जो है मैं क्या यूज करने वाला हूं? मैं यूज करने वाला हूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो भी कौन सा? सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब देखिए, if I talk about the total potential energy per unit volume at any point r comma z in this cylindrical polar coordinates, तो मैं कह सकता हूं कि it is actually composed up of two parts. एक पार्ट कौन सा हो जाएगा? एक पार्ट तो वो हो जाएगा जो हम लोग बहुत कंफर्टेबल है जिससे, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी हम लोग देखिए बात कर रहे हैं किस टर्म्स में? पर यूनिट वॉल्यूम में। तो जिस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की होती थी mgh, है ना, तो यहाँ फ्लूइड के केस में अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में बात करूं, तो मास को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से, तो ये क्या बन जाता है? रो जी एच। क्लियर है बात? तो यही टर्म तो और भी कहां पर आता था? बर्नौली में आता था, आपको याद होगा। रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी नॉट बराबर कांस्टेंट। तो वहां पर रो जी एच क्या होता था? वहां पर भी रो जी एच होता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो पहले टाइप की एनर्जी हो गई जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो कि बहुत ही कॉमन है ना, रोजी एच वाली। और यहाँ पर एच का रोल कौन प्ले कर रहा है? यहाँ पर एच का रोल प्ले कर रहा है जेड। तो इसीलिए यहाँ पर इसके पास जो एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कौन सी है? रो जी जेड। मैं इस आर कॉमा जेड की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसके अलावा इसके पास और कौन सी एनर्जी होगी? इसके पास एक और एनर्जी होगी जिसका कॉज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हम लोग घुमा रहे हैं ना इस वेसल को, तो सारे के सारे पार्टिकल जो है क्या फील कर रहे हैं? एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप ऐसे सोचिए कि जब नीचे एम्प्टी लग रहा था, है ना, नीचे एम्प्टी लग रहा है, तो उसके कारण हम लोग क्या बताते हैं कि अलग अलग पॉइंट की क्या होगी? अलग अलग पोटेंशियल होगी, जिसके कारण अलग अलग पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो जाती है। तो उसी तरीके से यहां पर अब एक और फोर्स डेवलप हो गया, किस डायरेक्शन में? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसा काम mg करता था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वैसा ही काम ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेगा किस डायरेक्शन में? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। जिसके कारण अब कोई पॉइंट जो यहाँ r z पर है, वो और कौन सी एनर्जी एक्वायर करेगा? वो एक और एनर्जी एक्वायर करेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो चलिए इस सवाल के थ्रू हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं? मैं यहाँ पर एक बेसिक मैकेनिक्स का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, जो आप भी जानते होंगे। F इज इक्वल टू क्या होता था? माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर। आई थिंक यहाँ तक क्लैरिटी है। तो यहाँ पर du बराबर कितना आ गया? du बराबर आ गया माइनस ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर होगा यहाँ तक?
अब देखिए यहाँ पर कि अपने को चाहिए क्या, अपने को सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर देता हूं डीवी से, तो यहां पर भी डीवी आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर फर्दर सॉल्व करें तो देखिए du बाई डीवी को चलिए मैं कोई नाम दे देता हूं, मैं इसे नाम देता हूं डी स्मॉल यू, जो कि क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो du बराबर स्मॉल यू है यहाँ पर, du बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस एफ, एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी है डीएम, मैं डीएम पार्टिकल पर देख रहा हूँ ना फोर्स, तो मैं क्या लिखूंगा डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, डॉट डी आर करना है, तो फोर्स भी रेडियली आउटवर्ड, डी आर वेक्टर भी मैंने रेडियली आउटवर्ड लिया, तो इसीलिए यहाँ पर जो है कॉस ऑफ जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ डी आर आ जाएगा, और इसको किससे डिवाइड करना है, डीवी से। आप समझ पा रहे होंगे कि डीएम बाई डीवी क्या बन गया, ये तो रो बन गया। क्लियर है, क्योंकि हम लोग फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, जिसके कारण डेंसिटी जो हर जगह यूनिफॉर्म है। तो डी स्मॉल यू बराबर क्या आ गया, माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। अब चलिए कर देते हैं इसे इंटीग्रेट, मैं ये असाइन कर देता हूं कि स्मॉल आर बराबर जीरो पर, मतलब कि ये वाले पॉइंट पर, जिसे मैंने 0,0 कहा है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो जीरो है, और किसी स्मॉल आर पर निकालना है, तो इसे u बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, स्मॉल u की वैल्यू आ गई माइनस आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। करेक्ट है यहां तक। तो हमने जो है एक बहुत ही नई चीज और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिराइव करी है, विच इज सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये है उस डीएम मास की, है ना। लेकिन हम लोगों ने चूंकि डीएम बाई डीवी कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट आर कॉमा जेड इन द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो जी जेड एंड द सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। और अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, माइनस हाफ रो ओमेगा आर स्क्वायर। तो देखिए जैसा मैंने आपको समझाया है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट आर कॉमा जेड हम लोगों ने कितना डिराइव कर लिया, रो जी जेड, और प्लस उसमें क्या करेंगे, माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज का आप ध्यान दीजिए, ये हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली है, इस पे क्या एजम्पशन रखा था, हमने एजम्पशन ये रखा था कि जो अगर z हाइट है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना ऊपर है, ये z हाइट ऊपर है। तो अगर z हाइट ऊपर था, तो हम लोगों ने कह दिया कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो गई, पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो रो जी जेड हो गई। करेक्ट है। उसी तरीके से अगर ये r रेडियल डिस्टेंस आगे था, तो हम लोगों ने कह दिया था कि इसकी सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। लेकिन उसमें हम लोगों ने ये भी तो assumption रखा था कि ये जो 0,0 पॉइंट है, इसके हिसाब से हम लोग सारी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे थे। जैसे कि अगर इससे z हाइट ऊपर गए, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई रोजी z। करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर के इस पॉइंट पर हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इस पॉइंट पर क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। करेक्ट है यहाँ तक। अब दूसरी चीज ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि पूरी की पूरी जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, इक्वी पोटेंशियल। करेक्ट है। पूरी की पूरी सरफेस जो है अगर वो इक्वी पोटेंशियल नहीं हुई, तो क्या होगा, इसका मतलब अभी भी गुंजाइश है पूरे सिस्टम की एनर्जी को मिनिमाइज करने की, है ना। तो हम ये समझ पा रहे हैं जो पोटेंशियल इस ओरिजिन, हमने जैसे ओरिजिन माना है वो उसका होगा, वही पोटेंशियल इस सरफेस पर रखे किसी भी पॉइंट पर का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये आ गया कि हम लोग अब कह सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द फ्री सरफेस वो क्या बन गया, द इक्वेशन फॉर द फ्री सरफेस बन गया रो जी जेड माइनस हाफ रो जी जेड माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, तो जो भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं आर कॉमा जेड, वो सारे कहाँ लाई करेंगे, सरफेस पर लाई करेंगे। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग
जो है, अब कह सकते हैं कि हमें यहां से क्या मिल जाएगा, हमें यहां से मिल जाएगा z एज अ फंक्शन ऑफ r। तो चलिए उसे निकाल लेते हैं, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से z कितना आ गया, z आ गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ऑल राइट, तो यहां पर ये अपने को z एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r मिल गया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये कैसा शेप आ रहा है अगर सिर्फ 2D में देखे तो ये जो है y बराबर kx स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जो कि पैराबोला होता है। लेकिन ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 3D में है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, पैराबोलॉइड। ऑल राइट, तो ये जो इक्वेशन आई ये हमें जानकारी दे रही है कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, पैराबोलॉइड। ऑल राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे आप बताइए कि इस इक्वेशन का अब इस्तेमाल फर्दर कैसे कर सकते हैं। आइए डायग्राम पे आइए। डायग्राम पे मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि 0,0 से कितना ऊपर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं कैपिटल Z, है ना। ये जो डिस्टेंस है इसे मैं बोल देता हूं कैपिटल Z, ठीक है। तो कैपिटल Z की वैल्यू जो है हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पर जो लिक्विड है जस्ट एट द वर्ज ऑफ ओवरफ्लोइंग था, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल a के बराबर, मतलब रेडियस ऑफ द वेसल के बराबर। तो आइए यहां से हम लोग कैपिटल Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटल Z बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू a भर देते हैं, a स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो अपने को कैपिटल Z मिल गया। अब इस कैपिटल Z का देखिए कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा। मुझे ये दिख रहा है कि जब मैंने इसे घुमाया ना, तो पानी जो है वो बाहर गया नहीं। तो इसका मतलब कि सिलेंडर में जितनी हवा थी वही हवा जो है अभी कहां पर है, ये जो इस तरीके का शेप जो बना हुआ है इसके अंदर ट्रैप्ड है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वॉल्यूम। तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि कैसे यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करके इन दोनों वॉल्यूम को बराबर करें। उसके पहले एक और चीज देखिए यहाँ पर कि जब हम लोगों ने मैक्सिमम की बात करी तो यहाँ पर ओमेगा की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, ओमेगा की वैल्यू यूज करेंगे ओमेगा मैक्सिमम, करेक्ट है। तो हमारे पास z कितना आ गया, z आ गया कैपिटल ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। अब यही कैपिटल ओमेगा ही तो हमें निकालना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ऊपर वाले डायग्राम में आते हैं। मुझे पहले वाले डायग्राम में बताइए कि ये जो एयर है, जो वेसल के ऊपर जो एयर ट्रैप्ड है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, है ना, 1/3 ऑफ h। ये हाइट तो h है, तो हमारे को डेप्थ मिल गया एक तरीके से। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, वो है पाई a स्क्वायर। तो ये यहां से हम लोग को वॉल्यूम ऑफ एयर मिल गया। सेम वॉल्यूम ऑफ एयर यहां से भी मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर तो इतना आसान नहीं है। तो हम लोग कैसे निकाले, हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर एक छोटा सा डिस्क चुनते हैं, ठीक है। और डिस्क ऐसा सच दैट कि उसकी रेडियस स्मॉल r है। और कहां पर हमने ये डिस्क लिया, हम लोग किसी स्मॉल z डिस्टेंस ऊपर गए और वहां से dz डिस्टेंस और आगे चले गए, ठीक है। हम लोग dz डिस्टेंस और आगे चले गए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस डिस्क का स्मॉल वॉल्यूम लेट अस से dv, वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू dz, करेक्ट है। यहाँ तक पाई r स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और डेप्थ उसकी dz हो गई। अब मुझे पूरा वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट, करेक्ट है। अब z कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के कैपिटल Z तक। तो यहां से इंटीग्रेट करने पर हमारे को जो वॉल्यूम आएगा उसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए तो अब तो मेरे लिए सिंपल कैलकुलेशन ही रह गई थी। ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर के 1/3 हिस्से का, है ना, उसे मैंने किसके बराबर कर दिया, वो जो अजीबोगरीब पैराबोलॉइड शेप बना था उसकी वॉल्यूम के बराबर करना था मुझे, राइट। तो मैंने वही यहां पर किया है, पाई r स्क्वायर dz का इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर स्मॉल r और z दोनों ही वेरिएबल थे, तो मैंने स्मॉल r की वैल्यू, है ना, z के टर्म्स में पुट कर दी। देखिए हम लोगों ने निकाल रखा था ना स्मॉल r की वैल्यू z के टर्म्स में, तो उसे जब मैंने पुट किया तो यहाँ पर ऐसी इक्वेशन बनती चली गई।
ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है कि कौन सी रखनी है, अब कैपिटल ओमेगा रखनी है क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा यूज करना था, उसी के हिसाब से जो शेप बन रहा है वो मुझे देखना था। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करता गया सिंपल होता चला गया सब कुछ, और फाइनली मेरे पास जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आ पा रही है वो आई थी अंडर रूट ऑफ 4gh अपॉन 3a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं एक बार हल्का सा रिवीजन आपका करा देता हूँ सवाल का। सवाल में हम लोगों ने बेसिकली किस बात पे ध्यान दिया था कि इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की बनेगी कि वो इक्वी पोटेंशियल हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस सवाल का था वो क्या था कि जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वी पोटेंशियल। इस सवाल को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना, पर मैंने ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला इसलिए चुना क्योंकि मैं आज आपको एक नई चीज सिखाने वाला था जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। इन केस यू हैव स्टिल एनी डाउट्स लेफ्ट विथ यू, या कोई आप सजेशन देना चाह रहे हैं, देन यू हैव माय नंबर एट द बिगनिंग, feel free to contact me. Till then, bye bye. We'll meet again tomorrow with a different question of the day.